वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट डॉट टेक्स। और लास्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया था, इसलिए ये पार्ट 2 है उसका। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। थैंक यू पे रोकते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट सेलिंग। इसमें शेयर्स को पहले सेल किया जाता है और जब उसकी प्राइस कम होती है तो सस्ते प्राइस पर उसे बाय करके प्रॉफिट बनाया जाता है। ये देखो, शॉर्ट सेलिंग क्या है। सिर्फ दो तरीके से की जा सकती है, या तो इंट्राडे, या अगर कोई ऑप्शन कोई भी शेयर्स जो है वो एफएनओ में लिस्टेड है तो फ्यूचर्स में उसको सेल किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स में ही किया जा सकता है। गोइंग लॉन्ग, इसका मतलब होता है किसी स्टॉक को बाय करके उसके प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना। गोइंग शॉर्ट, इसका मतलब होता है किसी स्टॉक को सेल करके उसके प्राइस कम होने से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना। वोलाटिलिटी, इसका मतलब होता है कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस कितनी तेजी से ऊपर या नीचे मूव होती है। किसी कंपनी की शेयर प्राइस जितनी तेजी से ऊपर नीचे होती है उसकी वोलाटिलिटी उतनी हाई मानी जाती है। बीटा, बीटा ये बताता है कि किसी कंपनी की वोलाटिलिटी स्टॉक मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा या कम है। किसी कंपनी का बीटा 2 होने का मतलब है कि उसकी वोलाटिलिटी स्टॉक मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में 2 गुनी है। लाइक अगर रिलायंस का बीटा बोलते हैं 2 गुना है, रिलायंस का बीटा क्या है, 2 है, तो मतलब क्या हो रहा है, इंडेक्स बढ़ा निफ्टी 1% से, तो रिलायंस कितना बढ़ा, 2% से। इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, इतना होता नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। वॉल्यूम, एक दिन में कंपनी के कितने शेयर्स बाई और सेल हुए उसे हम उस कंपनी का डेली वॉल्यूम कहते हैं। लॉट साइज, कुछ कंपनियों के शेयर्स या डेरिवेटिव्स को हम लॉट यानी एक फिक्स बंडल में ही बाय कर सकते हैं और एक बंडल में जितनी क्वांटिटी होती है उसे हम उसका लॉट साइज बोलते हैं। मार्केट ऑर्डर्स, जब हम शेयर्स को उसके करंट चल रहे प्राइस पर बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसे मार्केट ऑर्डर कहा जाता है। जब आप लोग ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाओगे, लाइक ब्रोकर्स आपको एक्सेस होने के बाद लॉग इन करोगे, तो वहाँ पे दिखता है मार्केट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, कवर ऑर्डर लगाना है, ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, ये सारी चीज़ें होती है, तो उसके बारे में। लिमिट ऑर्डर्स, जब हम शेयर्स को एक फिक्स प्राइस सेट करके उसी प्राइस पर बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसे लिमिट ऑर्डर कहा जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर, लॉस को लिमिट करने के लिए जब हम सेल या बाय ऑर्डर लगाते हैं तो उसे स्टॉप लॉस ऑर्डर कहा जाता है। Okay? बिड प्राइस, हाईएस्ट प्राइस जिस पर एक इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करने का ऑर्डर लगाया है। आस्क प्राइस, लोएस्ट प्राइस जिस पर एक इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के शेयर को सेल करने का ऑर्डर लगाया है। बिड आस्क स्प्रेड, किसी शेयर के बिड प्राइस और आस्क प्राइस के डिफरेंस को बिड आस्क स्प्रेड कहा जाता है। सर्किट लिमिट, ज्यादातर कंपनी की शेयर प्राइस एक दिन में एक फिक्स लिमिट तक ही घट या बढ़ सकती है। देखो, इंडिया में क्या है, सर्किट लिमिट नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें शेयर्स को ऐसा किया जाता है कि एक सर्किट लिमिट है कि एक दिन में ये शेयर इतना ही बढ़ सकता है या इतना ही घट सकता है, तो उसको बोलते हैं सर्किट लिमिट। ये वेरियस स्टॉक के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसकी सर्किट लिमिट कितनी होने वाली है। ठीक है, कुछ स्टॉक की 5% होती है, कुछ की 10, कुछ की 15 और कुछ की 20। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 20% है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो उसके बाद भी जा सकते हैं, लाइक जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, सेंसेक्स के स्टॉक्स होते हैं, वो 20% के बाद भी जा सकते हैं ऊपर नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्किट लिमिट होते हैं। ओके, इसे ही सर्किट लिमिट कहा जाता है और ये 2% से लेकर 20% तक हो सकता है। फेस वैल्यू, किसी कंपनी का फेस वैल्यू ये बताता है कि कंपनी के शुरू होने के टाइम पर उसके एक शेयर की प्राइस कितनी थी। कॉर्पोरेट एक्शंस, कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स के लिए 5 तरह के डिसीजन ले सकती है जिसे कॉर्पोरेट एक्शंस कहते हैं, जो है डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक और राइट इशू। डिविडेंड, इनके बारे में अभी डिटेल में देखेंगे, क्या होता है डिविडेंड, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बायबैक क्या होता है, राइट इशू क्या होता है। इनके जरिए से भी कमाने के बहुत तरीके बनते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के जरिए से कमाया जाता है, जो कि बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है जो मोस्टली इसको ही फोकस करके बनाई गई है, लाइक डिविडेंड, हाई डिविडेंड स्टॉक्स, समथिंग बोनस वाले स्टॉक्स। ठीक है, अभी डिटेल में देख लेते हैं। कंपनियां चाहे तो अपने बनाए प्रॉफिट का एक भाग अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट सकती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। बोनस शेयर्स, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनके हर शेयर पर एक्स्ट्रा शेयर देती है तो इसे बोनस शेयर्स कहते हैं। स्टॉक स्प्लिट, जब कंपनी अपने एक शेयर को कई शेयर्स में डिवाइड करती है तो उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। बायबैक, जब कंपनियां खुद अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बाय करती है तो इसे बायबैक कहते हैं। राइट इशू, ये एक फंड रेज करने का प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स थोड़े सस्ते प्राइस पर बाय करने का राइट देती है। एक्स डेट, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शंस का बेनिफिट लेने के लिए हमें कंपनी के शेयर को एक फिक्स डेट से पहले लेना होता है, इसी डेट को ही एक्स डेट कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स,
प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देने के बाद कंपनी जो पैसा अपने पास रखती है उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। देखो, प्रॉफिट में से बाय अगर कंपनी है जो अपने प्रॉफिट हुआ, लाइक 1 लाख का सामान था जो उसने खरीदा था और उसको उसने 1,10,000 में बेच दिया। अब 10,000 जो है वो प्रॉफिट है, उसमें से अगर उसने 2,000 रुपया जिन जिन लोगों ने वो 1 लाख इन्वेस्ट किया था उनमें बांट दिया, ये क्या हो गया? डिविडेंड। 8,000 जो बचा कंपनी के पास उसको क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस, शेयर प्राइस के चार्ट के एनालिसिस से प्राइस मूवमेंट गेस करने को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इंडिकेटर्स, शेयर प्राइस के मूवमेंट से कई तरह के सिग्नल बनते हैं जिससे ट्रेडर्स शेयर प्राइस के मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं, इन्हें ही इंडिकेटर्स कहा जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस के डिटेल एनालिसिस करने को फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, हर कंपनी के बिजनेस के हिसाब से उसकी एक सही वैल्यू होती है जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है और इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस से अलग होती है। अंडर वैल्यूड, जब एक कंपनी की शेयर प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाती है तो वो अंडर वैल्यूड कहलाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? मतलब मैंने ये चीज़ खरीद के लाई, ये चीज़ की असल में कीमत कितनी है, मतलब जो इसकी बनाने में जो कीमत लगी है उसकी कीमत कितनी है, उसको बोलते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। कुछ अगर ये ब्रांड है तो ब्रांड की भी एक वैल्यू होती है, तो उसका नाम अगर लगता है तो उसको भी इंट्रिंसिक वैल्यू में गिनते हैं। लाइक समथिंग, इसकी बनाने की कीमत 500 और ब्रांड ने अपनी कुछ ब्रांडिंग की 300 रुपये, 800 हो गए। अब ये 800 रुपये है और ये बाजार में कितने का बिक रहा है? 1500 का। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई? 800। बाजार में बिकने की वैल्यू हुई, करंट मार्केट प्राइस कितना हुआ? 1500 रुपये। बट अगर किसी वजह से क्या हुआ, कंपनी ने बहुत सारा डिस्काउंट दे दिया क्योंकि चल नहीं रही है प्रोडक्ट, या किसी और वजह से ये सस्ता हो गया, कितने का हो गया है? 300 रुपये का। तो कितनी रुपया बची इसके बीच में? अब ये क्या हो गया है? अंडर वैल्यूड हो चुका है। जो बीच की वैल्यू बची है वो कितनी है? ठीक है, कमेंट में बताना क्या है। आगे देखते हैं। ओवर वैल्यूड, जब किसी कंपनी की शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो वो ओवर वैल्यूड कहलाती है। ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जब हम शेयर्स को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम के प्राइस पर बाय करते हैं तो उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। बेंजामिन ग्राहम, इन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी की शुरुआत 1934 में पब्लिश इनकी बुक सिक्योरिटी एनालिसिस से हुई थी। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिससे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। वैल्यूएशन क्या होता है? लाइक मुझे ये पता करना है कि इसकी असल में औकात कितनी है, तो उसको जो तरीका है उसको बोलते हैं वैल्यूएशन करना। ठीक है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है यानी उनकी देखरेख करती है। स्कोर्स, स्कोर्स यानी सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, ये इंडिया में स्टॉक मार्केट में हुए किसी भी तरह के फ्रॉड के लिए एक कंप्लेंट पोर्टल है और इसकी कैसा होता है? ऐसे जनरली जो हमारे रेगुलर सोसाइटीज़ में होता है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस चौकीज होती है, उसी तरह ये स्कोर्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको अगर किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है आपके साथ, किसी भी तरीके से आपके साथ लॉस हुआ है ब्रोकर की गलती की वजह से, ग्लिचेस की वजह से, तो आप यहाँ आकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो स्कोर की वेबसाइट पे। ठीक है। एक तरह का ये पुलिस थाना बोल सकते हो और चौकी बोल सकते हो। वेबसाइट है scores.gov.in। इनसाइडर ट्रेडिंग, किसी कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना जो सिर्फ कंपनी के अंदर के लोग ही जानते हो और इसे एक क्राइम माना जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताते हैं। इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आते हैं, क्वार्टरली आते हैं, हाफ ईयरली आते हैं, ईयरली आते हैं। ठीक है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, मोस्टली investing.com यहाँ पे मिल जाएंगे, screeners.com पे मिल जाएंगे। ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि कंपनी ने एक फिक्स टाइम में कितने रुपए का सेल्स किया, कितने रुपए का खर्चा किया और कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कंपनी ने एक फिक्स टाइम में कितने रुपए का सेल्स किया है। नेट इनकम, यानी कंपनी ने एक फिक्स टाइम में कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस बनाया है। ईपीएस, ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने एक फिक्स पीरियड में अपने हर शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस बनाया है। इसके बारे में थोड़ा बहुत बस अभी जान लो टर्मिनोलॉजी के बारे में। जब अपन फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल ट्रेडिंग के बारे में, लाइक टेक्निकल ट्रेडिंग होती है एक तरह से, दूसरी तरह होती है फाइनेंशियल ट्रेडिंग, जिसमें हम देखते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, कितनी है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ईपीएस,
पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीबी, EBITDA, ये सारी चीज़ों के बारे में हम वहाँ पर डिटेल में जानेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसे हम पैसों में बदल सके, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एटसेट्रा। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब है अलग अलग तरह के लोन्स और ऑब्लिगेशंस जिसे कंपनी को फ्यूचर में चुकाना है। शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कंपनी की सारी लायबिलिटीज चुकाने के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितने पैसे मिलेंगे, और इसे कंपनी के नेटवर्थ या बुक वैल्यू भी कहते हैं। बैलेंस शीट, ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज और कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि कंपनी के पास टोटल कितना कैश कहां कहां से आया और कंपनी ने टोटल कितना कैश कहां कहां इस्तेमाल किया। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, CFO, CFI और CFF। CFO, CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। CFO बताता है कि कंपनी सिर्फ अपने मेन बिजनेस से टोटल कितना कैश जनरेट कर रही है। CFI, CFI यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। CFI बताता है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट किया है। CFF, CFF यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। CFF बताता है कि कंपनी ने अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट किया है। फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो बताता है कि कंपनी रियल कैश में कितना प्रॉफिट बना रही है जिसे कंपनी के ऑनर्स कंपनी से निकाल सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स, ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के साल भर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ बिजनेस की पूरी डिटेल और फ्यूचर प्लान्स होते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये हर 3 महीने पर आने वाला फाइनेंशियल रिजल्ट है जिसे कंपनी साल में 4 बार बनाती है। अर्निंग्स कॉल, ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता है जिसे कंपनी अपने हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद रखती है और इसमें शेयर होल्डर्स और रिसर्च एनालिस्ट कंपनी से जुड़े सवाल कंपनी के मैनेजमेंट से पूछते हैं। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि अभी के प्राइस पर शेयर बाई करने पर साल में कितने % का रिटर्न हम सिर्फ उस कंपनी के डिविडेंड से बना सकते हैं। पीई रेशियो, पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और ये रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स आज कंपनी के बनाए ₹1 ईयरली प्रॉफिट के लिए कितने रुपए दे रहे हैं। प्राइस टू बुक रेशियो, इस रेशियो से ये पता चलता है कि इन्वेस्टर्स आज कंपनी के ₹1 के नेट वर्थ के लिए कितने रुपए दे रहे हैं। प्राइस टू सेल्स रेशियो, ये रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स आज कंपनी के बनाए ₹1 रेवेन्यू के लिए कितने रुपए दे रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, इस रेशियो से पता चलता है कि कंपनी ने अपने ₹1 के नेट वर्थ पर कितने रुपए का लोन ले रखा है। ₹1 से कम डेट टू इक्विटी रेशियो को फाइनेंशियली सेफ माना जाता है। पीईजी रेशियो, पीईजी रेशियो यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, ये रेशियो बताता है कि एक कंपनी अपने अर्निंग्स ग्रोथ के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। 1 से कम पीईजी रेशियो को अंडर वैल्यूड और 1 से ज्यादा पीईजी रेशियो को ओवर वैल्यूड माना जाता है। ये जस्ट बोलने की बात है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, ये थियोरेटिकल है। ठीक है, जब हम एक्चुअल में देखने जाएंगे कंपनी के बारे में तो ऐसा नहीं रहता। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजीज क्या है उसको ध्यान में रखो और लगे तो रिवाइंड करो और फिर से देख के आओ। ये याद होनी चाहिए कि पता होना चाहिए ये होता क्या है। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस रेशियो से हम ये जान पाते हैं कि कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस का कितनी आसानी से पेमेंट कर सकती है। 3 से ज्यादा के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को सेफ माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, आरओई बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर इक्विटी पर कितने % का रिटर्न बना रही है। 15% से ज्यादा के कंसिस्टेंट आरओई को अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, आरओसी से हम ये जान पाते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस में लगाए टोटल कैपिटल पर कितने % का रिटर्न बना रही है। 15% से ज्यादा के कंसिस्टेंट आरओसी को अच्छा माना जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो बताता है कि कंपनी साल में अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार सेल कर रही है। एसेट टर्नओवर रेशियो, इससे हम ये जान पाते हैं कि कंपनी अपने ₹1 के एसेट पर कितने रुपए का रेवेन्यू बना रही है। डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग, ये बताता है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को एवरेज कितने दिनों में पेमेंट करती है। अकाउंट्स रिसीवेबल डेज, इससे हम ये जान पाते हैं कि कंपनी के कस्टमर्स एवरेज कितने दिनों में कंपनी को पेमेंट करते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स, यानी ऐसी कंपनियां जो काफी बड़ी और स्टेबल हैं और कंसिस्टेंट डिविडेंड भी देती हैं। पेनी स्टॉक्स, बेहद कम प्राइस वाले स्टॉक्स जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इनकम इन्वेस्टिंग, ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी जिसमें ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उससे रेगुलर इनकम मिल सके। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी जिसमें तेजी से रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। डाइवर्सिफिकेशन,
एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जिसमें अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनियों में बराबर से इन्वेस्ट किया जाता है ताकि किसी एक स्टॉक या इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आने पर हमारे पूरे पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम ना आए। मल्टी बैगर स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिसमें हमें कई गुना का प्रॉफिट हुआ हो। सीएजीआर, जब कोई चीज कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती है तो उसके एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट को सीएजीआर कहते हैं। पंप एंड डंप स्कैम, ये एक स्टॉक मार्केट स्कैम है जिसमें कुछ लोग फेक न्यूज फैलाकर कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ा देते हैं और फिर बढ़े हुए प्राइस पर अपने शेयर को सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। ये एक फाइनेंशियल क्राइम है। डिफेंसिव स्टॉक्स, ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स जिनका बिजनेस काफी स्टेबल होता है और रिसेशन या मार्केट क्रैश में भी इनकी शेयर प्राइस ज्यादा कम नहीं होती है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ एक कंपनी के अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेल होती है। बहुत सारी कंपनियों से क्या होती है, सब्सिडरी कंपनियां होती है, जिसे बच्ची कंपनियां बोल सकते हो, समझे। तो अगर जो कंपनी है वो खुद की कंपनी के बारे में बता रहा है तो उसको बोलेंगे स्टैंड अलोन। अपनी बच्ची कंपनी है यानी सब्सिडरी कंपनी के बारे में डिटेल नहीं किया है और अगर उसको भी यूज कर लेता है उसके बारे में भी बताता है, उसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें कंपनी के अपने बिजनेस के साथ साथ उन सभी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जुड़ी होती है जिसे वो ओन करती है। कैपिटल गेन्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन्स कहा जाता है। कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स पे लगने वाला टैक्स, ये दो तरह का होता है, एसटीसीजी टैक्स और एलटीसीजी टैक्स। एसटीसीजी टैक्स, एक साल होल्ड करने से पहले शेयर सेल करने पर होने वाले प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को एसटीसीजी टैक्स यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। एलटीसीजी टैक्स, एक साल होल्ड करने के बाद शेयर सेल करने पर होने वाले प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को एलटीसीजी टैक्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। ईएलएसएस फंड्स यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स फंड्स, ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करके हम अपना इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। रिसेशन, जब किसी कंट्री की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ करती है तो उस कंट्री को रिसेशन में माना जाता है। एक्विजिशन, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय करती है तो इसे एक्विजिशन कहते हैं। इन्फ्लेशन, सभी चीजों के प्राइस में टाइम के साथ कंसिस्टेंट इंक्रीज को इन्फ्लेशन कहते हैं। मोनोपोली कंपनी, ऐसी कंपनी जो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की सबसे बड़ी कंपनी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, हमें किसी इन्वेस्टमेंट पर जितना प्रॉफिट होता है उसे उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई कहते हैं। मोनोपोली कंपनी के बारे में कम से कम 10 मोनोपोली कंपनीज निकाल के लानी है आपको और कमेंट में बताना है कि ये कंपनीज मोनोपोली काम करती है, मतलब मोनोपोली कंपनीज है जो लिस्टेड है, ठीक है, इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में जरूर शेयर करें। अभी ये हो गई पूरी कंप्लीट 151 टर्मिनोलॉजीज के बारे में आप लोगों ने अब भी सीखा है, हमने भी जाना है, ठीक है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो और कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में मुझसे पूछो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू जुड़ने के लिए।